इंजीनियरिंग की शुरुआत से ये शब्द सुना है कि वर्केबिलिटी कोई चीज होती है, लेकिन कंक्रीट में ये वर्केबिलिटी क्या है, पूरी की पूरी डिटेल आईएस कोड के हिसाब से जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कंक्रीट के वर्केबिलिटी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं उसकी डेफिनेशन के साथ। तो कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है उसमें साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट रेफर्स टू इस ईज ऑफ प्लेसमेंट एंड मोल्डिंग। मैं आपको अगर अपने शब्दों में समझाऊं तो आप समझिएगा, जो फ्रेश कंक्रीट हमारा बनाया जाता है उसमें ये चीज़ देखना कि काम करने में इस कंक्रीट के साथ कितनी आसानी होगी। अगर हमें स्लैब पर कंक्रीट को पंप करना है तो पानी थोड़ा ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, मतलब वर्केबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी। अगर हमें रेक्टेंगल फुटिंग के ऊपर ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का स्लोप प्रोवाइड करना है तो वहाँ थोड़ा सूखा कंक्रीट हमें रखना होगा। अगर हमें रोड डालना है तो वहाँ पर हमें थोड़ा सूखा और गाढ़ा कंक्रीट रखना होगा। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्केबिलिटी के कंक्रीट का यूज़ करना, यही होता है वर्केबिलिटी, जिसमें कंक्रीट को हम हमारी सुविधाओं के हिसाब से मोल्ड करके इस्तेमाल करते हैं। It measures the mix fluidity, ensuring it can be compacted without segregation. Optimal workability is essential for achieving durable concrete structures in construction. तो सारी की सारी बातें एकदम सही है, बस इसमें ओवरऑल कहानी मैं आपको समझाना चाहूँगा। वर्केबिलिटी का मतलब है काम करने में आसानी। अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि काम को आसान करना है तो कंक्रीट में जितना चाहो उतना पानी मिला दोगे, नहीं, इसके भी बहुत सारे कुछ नियम हैं। आप एक चीज़ समझ लेना, कंक्रीट में जितना कम पानी होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, और कंक्रीट में जितना पानी मिला दिया आपने उसको स्ट्रेंथ गेन करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये जो पानी है, ये पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वर्केबिलिटी को कंट्रोल करने में। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, क्यूएस एंड आरए निकालना, बीबीएस निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। तो यहाँ पर अगर हम आईएस कोड के हिसाब से देखें तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक टेबल मैंने लगाई हुई है। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456/2000 क्लॉज नंबर 7.1 पेज नंबर 17 पर ये दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कि यहाँ पर प्लेसिंग कंडीशंस जो है इतने तरीके की हो सकती हैं। यहाँ पर आप डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी देखेंगे 5 पार्ट में डिवाइड की हुई है, और यहाँ पर आप देखेंगे स्लम्प की वैल्यू जो है यहाँ पर दी हुई है। आप सभी को पता है स्लम्प कॉन टेस्ट एक चीज़ होती है, इसके बारे में भी डिटेल में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अपन बात करेंगे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी में सबसे कम जिसकी वर्केबिलिटी होगी वो कंक्रीट कौन से होंगे, जो हम ब्लाइंडिंग कंक्रीट यूज़ करते हैं, सैलो सेक्शंस में यूज़ करते हैं, पेवमेंट्स हम लोग डालते हैं पेवर मशीन की मदद से। जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, जो टॉप लेयर होती है हाईवे की, पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट, वो जितने भी कंक्रीट होंगे उनकी वर्केबिलिटी बड़ी ही कम होना चाहिए। और यहाँ पर स्लम्प के लिए टेबल में 7.1.1 क्लॉज देखने बोला है, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से आपको बताता हूँ, पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट अगर आप डाल रहे हो रिजिड पेमेंट का टॉप लेयर, तो वहाँ पर 25 ± 10 mm का स्लम्प आपके साइड पर आना चाहिए। जो भी पेवर मशीन से आप काम कर रहे हो वहाँ पर जब आप स्लम्प टेस्ट लोगे 25 mm में प्लस द 10 mm या फिर माइनस 10 mm, मतलब या तो वो जो है 15 हो जाए या फिर वो 35 हो जाए, इतने mm का स्लम्प वहाँ पर आना चाहिए। ऐसा कंक्रीट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लो वर्केबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, जहाँ हम मास कंक्रीट करते हैं। मास कंक्रीट मतलब बहुत बड़े मात्रा में कंक्रीट करते हैं, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, वहाँ पर मास कंक्रीट होती है। सेक्शंस इन स्लैब्स, बीम, वॉल, कॉलम, फ्लोर्स, ये ऐसी जगहों पर जहाँ पर वॉल बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, बीम बना रहे हैं, वैसी जगहों पर हम लोग लो वर्केबिलिटी का आप लोग जो है कंक्रीट यूज़ कर सकते हो। हैंड प्लेस्ड पेमेंट्स, कैनाल लाइनिंग, स्ट्रिप फुटिंग्स। अब यहाँ पर हैंड प्लेस्ड पेमेंट क्या है, आप लोग जो काम आरएमसी से बुलवा के कर रहे थे वही काम अब आप लोग साइट पर कंक्रीट बना के कर रहे हो, तो वो हाथों से बनाया हुआ कंक्रीट हो गया। ऐसे कंक्रीट में हमें लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट चाहिए होता है। यहाँ पर वर्केबिलिटी का मतलब क्या है, वेरी लो मतलब बहुत कम पानी, लो मतलब कम पानी,
मीडियम मतलब थोड़ा कम, थोड़ा पानी ज़्यादा है इसमें, हाई मतलब काफ़ी ज़्यादा पानी है, और वेरी हाई मतलब बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया है। जितना ज़्यादा पानी होगा वर्केबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे बीम, फ्लोर, कॉलम ये सब हमने देख लिया था। अब हम बात कर रहे हैं मीडियम वर्केबिलिटी कितनी रहनी चाहिए। तो मीडियम वर्केबिलिटी यहाँ पर आप देखोगे हैवीली रिइंफोर्स्ड सेक्शन इन स्लैब। आप लोग देखते हैं जो हम छतों पर काम करते हैं उन छतों पर बहुत ज़्यादा लोहा बांधा जाता है, और वो जो इतना ज़्यादा लोहा होता है अगर हम उसमें ऐसा कंक्रीट डाल दें जो सूखा है तो वो कंक्रीट उसके अंदर पास नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के कंक्रीट को हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पानी मिला के ज़्यादा वर्केबल बनाते हैं और उस कंक्रीट को यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफोर्समेंट यूज़ हो रहा है वहाँ पर हम मीडियम वर्केबिलिटी का कंक्रीट यूज़ करते हैं, मतलब इसमें थोड़ा पानी थोड़ा ज़्यादा होगा। चाहे स्लैब हो, बीम हो, वॉल हो, कॉलम हो, स्लिप फॉर्म वर्क हो, पंप्ड कंक्रीट हो। पंप कंक्रीट मतलब आप लोग देखते हो आजकल हम लोग आरएमसी से कंक्रीट को बुलवाते हैं। टीएम जो ट्रांजिट मिक्सर मशीन होती है वो लेके आती है और उस मशीन से हम लोग पंप करते हैं कंक्रीट को छत पर। तो आप लोग खुद सोच के बताओ, ऐसा कंक्रीट जो सूखा है क्या मैं उसको पंप कर सकता हूँ ऊपर? नहीं। पंप करने के लिए थोड़ा सा गीला कंक्रीट होना चाहिए, और उस गीले कंक्रीट में सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट है इसकी क्वांटिटी रिस्पेक्टिव अमाउंट में डाली जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से वहाँ पर पंप किया जा सके। तो ये होता है पंप्ड कंक्रीट। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्लम्प की वैल्यू भी दी हुई है। लो वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट के लिए 25 से 75 mm का स्लम्प आना चाहिए। अभी आप बस जस्ट इन वैल्यूज़ को याद रखना, लास्ट में मैं स्लम्प कॉन्टेस्ट बताऊंगा तो आप सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे। मीडियम अगर वर्केबिलिटी का कोई कंक्रीट है तो 50 से 100 mm का स्लम्प यहाँ पर आना चाहिए, और 75 से 100 mm का स्लम्प भी हम लोग लेके चल सकते हैं। और अगर हाई वर्केबिलिटी का कोई कंक्रीट है तो उसमें 100 से 150 mm का स्लम्प हमारा हो सकता है। अब हाई वर्केबिलिटी का कौन सा कंक्रीट हो सकता है? अगर हमें ट्रेंच फिल करना है, इन सीटू पाइलिंग करना है, या फिर हमें ट्रिमाइट कंक्रीट बनाना है, तो वहाँ पर हम वेरी हाई और हाई जो है वर्केबिलिटी के कंक्रीट को लेने का काम करते हैं। अब आप लोग देखते होंगे जो पाइलिंग का काम होता है उस पाइलिंग के काम में बहुत ही गीला कंक्रीट हम लोग डालते हैं। वहाँ पर ऐसा कंक्रीट डाला जाता है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे टाइम पर हम लोग जो है वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट जो है बनाने का काम करते हैं। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो वर्केबिलिटी है, इस वर्केबिलिटी को मेज़र करने के लिए अलग अलग तरह के बहुत सारे टेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि हम साइट पर परफॉर्म करते हैं। इनमें बहुत ही ज़्यादा फेमस टेस्ट है स्लमकॉन टेस्ट। लेकिन आप सभी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी कि स्लमकॉन टेस्ट के अलावा भी और सारे टेस्ट होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। एक टेस्ट होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और एक टेस्ट होता है आपका फ्लो टेबल टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट। तो ये जो टेस्ट हैं अलग अलग तरीके के। एक और होता है वीवी टेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं। तो आज मैं यहाँ पर 3 टेस्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसमें स्लमकॉन टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ कंक्रीट। ये जो कंक्रीट का टेस्ट है आप सभी को बता दूं मैं, ये ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कंक्रीट की वर्केबिलिटी थोड़ी कम है। लो वर्केबिलिटी का जो कंक्रीट होता है वहां पर जनरली हम लोग ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये वाला टेस्ट जो है साइट पर परफॉर्म करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि लेबोरेटरी में हम इसको परफॉर्म करें। कई सारी साइट पर ही लेबोरेटरी बनी होती है तो वहाँ भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। अब ये वाला जो टेस्ट है, इस टेस्ट में हम लोग लो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को फाइंड करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम पार्शियल वर्सेस फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट को जो है फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देना चाहूँगा। एक मशीन होती है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें 2 हॉपर होते हैं, एक टॉप हॉपर, एक होता है बॉटम हॉपर। ये जो बीच में लगा हुआ है ये बॉटम हॉपर है। इसके नीचे दिया हुआ है सिलेंडर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर होता ये है कि जो कंक्रीट होता है उस कंक्रीट को हम लोग बनाते हैं, और बनाने के बाद टॉप हॉपर के अंदर पूरी तरीके से उसको फिल कर देते हैं। और इसमें किसी भी तरीके से वाइब्रेटर या हम किसी भी तरीके का कॉम्पैक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं, डायरेक्ट इसको प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद इसको दूसरे मोल्ड में एक झटके से हम लोग नीचे पहुंचा देते हैं। यहाँ पर आप लीवर देख रहे हैं, इस लीवर पे आप क्लिक करोगे तो ये तुरंत ओपन हो जाएगा। ऊपर का माल नीचे पहुंच जाएगा बीच वाले हॉपर में, और बीच वाले हॉपर में जब माल पहुंचेगा तो वो थोड़ा सा कॉम्पैक्टेड हो जाएगा। और कॉम्पैक्ट होने के बाद अब आपको इसका भी लीवर खोल देना है। जैसे ही लीवर खुलेगा तो ये पूरा का पूरा कंक्रीट उस सिलेंडर के अंदर पहुंच जाएगा, और आपको यहाँ पर इस सिलेंडर को
पूरी तरीके से अच्छे से पैक करना है, मतलब कि टॉप तक कंक्रीट को भरना है। कुछ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कंक्रीट अगर होगा उसको आपको कट कर देना है और इसका आपको वेट ले लेना है, पहले खाली वाले का, उसके बाद में ये भरे वाले का। अभी जो कंक्रीट कॉम्पैक्ट हुआ है ये ग्रेविटी के कारण कॉम्पैक्ट हुआ है, इसको हम बोलते हैं पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ये पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के लिए। तो ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, इस सिलेंडर को हमें अब फिल करना है बढ़िया तरीके से वाइब्रेटर से कॉम्पैक्ट करते हुए। 10 mm का नीडल आप यूज़ कर सकते हो वाइब्रेटर के अंदर, या फिर आपके पास टैंपिंग रॉड अगर अवेलेबल है तो टैंपिंग रॉड से भी आप जो है 10-10 स्ट्रोक 20-20 स्ट्रोक मार के वहाँ पर बढ़िया कॉम्पैक्शन करें। और जब आप पूरा कॉम्पैक्शन कर देंगे ये कंक्रीट आपका कहलाएगा फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो अगर आप फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट में से पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट को माइनस कर दोगे तो आपके पास वो डेटा आ जाएगा जिसमें आप ये पता कर सकते हो कि कंक्रीट के अंदर कितने ज़्यादा कॉम्पैक्शन हुए हैं। तो ये पूरे के पूरे डिटेल्स थे हमारे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट में कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ कंक्रीट के बारे में। यहाँ पर फिलिंग और कॉम्पैक्टिंग सैंपल का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो जस्ट एक ओवरव्यू था, मैंने डिटेल्स नहीं दी हैं। अगर आप डिटेल्स में चीज़ें जानना चाहते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड के 1199/2018 पार्ट 2 में ये सारे के सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, वहाँ पर भी जा कर के आप सारी की सारी चीज़ें इस टेस्ट के बारे में सीख सकते हैं। इसके बाद सेकंड टेस्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा स्लम्प कॉन टेस्ट। बहुत ही फेमस टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये हो गया है। ये जो स्लम्प कॉन टेस्ट होता है इसके कुछ डिटेल्स के बारे में पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर ये फ्लूइडिटी और मीडियम वर्केबिलिटी के कंक्रीट की वर्केबिलिटी मेज़र करने का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लो वर्केबिलिटी के भी कंक्रीट होते हैं, हाई वर्केबिलिटी के भी कंक्रीट होते हैं और मीडियम वर्केबिलिटी के भी कंक्रीट जो है होते हैं। तो अलग अलग कंक्रीट के ऊपर अलग अलग टेस्ट हमें जनरली करना चाहिए, लेकिन ये वाला टेस्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर और इतना ज़्यादा इजी है कि हम साइट पर ही इसको परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये वाला कंक्रीट का टेस्ट ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। तो आपके इंटरव्यू में भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इस टेस्ट से आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर फ्लूइडिटी और मीडियम वर्केबिलिटी को हम लोग मेज़र करते हैं। यहाँ पर होता क्या है, एक कोन होती है, उस कोन में जो आप देखेंगे बॉटम वाला जो डाया होता है ये होता है आपका 20 सेंटीमीटर का, जो टॉप वाला डाया होता है ये होता है 10 सेंटीमीटर का, और जो कोन है इसकी जो हाइट होती है ये होती है 30 सेंटीमीटर की। बेसिकली हमें करना क्या होता है, इसको कंक्रीट से फिल करना होता है 3 लेयर में। अगर 300 mm की हाइट है तो हमें 10-10 सेंटीमीटर की 3 लेयर बनाना होंगी। हम 10 लेयर की पहली लेयर बनाएंगे, इसमें प्रॉपर कॉम्पैक्शन करेंगे। और याद रहे जो कॉम्पैक्शन के लिए रॉड हम यूज़ कर रहे हैं इसका डाया 16 mm का होना चाहिए और इसकी लेंथ 600 mm की रहती है। इससे आप 25 स्ट्रोक मारेंगे पूरे के पूरे सरफेस पर, और ये 25 स्ट्रोक पड़ जाने के बाद आपको दूसरी लेयर बनाना है, उसमें भी 25 स्ट्रोक मारना है, प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना है। फिर इसके बाद में तीसरी लेयर को आपको बना देना है। तीसरी लेयर को जब आप फिल करेंगे तो आप ऊपर जो कंक्रीट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कंक्रीट आ गया है उसको आप ट्रॉवेल या आपकी टैंपिंग रॉड से ही कट कर देंगे ताकि वहां पर प्लेन सरफेस आपको मिल सके। जैसे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो आप हैंडल्स देख रहे हैं इन हैंडल्स को आपको, जो कोन के हैंडल्स हैं इनको एकदम से ऊपर उठा देना है। और याद रहे ऊपर उठाते वक्त कोई भी शेयर टाइप का फेलियर उस पर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी कोलैप्स नहीं होना चाहिए, कोई भी टॉर्जन नहीं आना चाहिए। एकदम वर्टिकल लिफ्ट आपको करना है और जैसे ही आप लिफ्ट करोगे तो वो जो कंक्रीट टॉप तक फिल था वो कुछ हद तक सेटल होगा। और वो जब सेटल होता है लेकिन उसका शेप कौन का ही रहता है तो वो स्लम्प होता है हमारा ट्रू स्लम्प। अगर आपका कंक्रीट बिखर गया तो वो कोलैप्स्ड स्लम्प होता है। अगर कंक्रीट एक तरफ से फेल हो गया तो वो शेयर फेलियर होता है। और अगर कंक्रीट वैसा का वैसा रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें, वो होता है हमारा जीरो स्लम्प। तो ये सारे के सारे फेल माने जाते हैं, जो सही है वो है ट्रू स्लम्प। जैसे ही आपने निकाला वैसे ही कंक्रीट जो है थोड़ा सा सेटल हुआ लेकिन वो कोन के ही शेप में है, वो किसी भी तरीके से कोलैप्स नहीं हुआ है। ये जो टेस्ट है इसको बोलते हैं स्लम्प कॉन टेस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा का पूरा कंक्रीट है वो पड़ा हुआ है। अब मेरा जो कोन है इसको मैं यहीं पर बाजू में उल्टा रख लूँगा, इसके बगल में मैं लगाऊंगा मेरे टैंपिंग रॉड को और मेजरमेंट टेप लेके मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के डायमेंशंस को डाल दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हाइट मुझे दिखाई दे रही है जो कि टैंपिंग रॉड से लेके कंक्रीट के टॉप की हाइट है, यही है मेरे स्लम्प की वैल्यू। जो मैंने आपको बताया था लो वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए 25 mm के आसपास होना चाहिए और आपका जो हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट होता है वहाँ 140 mm तक का स्लम्प
पहुंचता है। और ये है हमारा स्लम कॉन्टेस्ट जिसमें सारी की सारी डिटेल में हमने चीज़ें देखी। इसके बाद इंडिकेट्स कंक्रीट फ्लो एंड डिफॉर्मिटी, बिल्कुल मैंने आपको बताया कंक्रीट का जो फ्लो है, कंक्रीट में जो वाटर मिला हुआ है उसकी मात्रा को ये दर्शाता है। इसी के साथ यूनिफॉर्मिटी एंड प्रॉपर मिक्स के बारे में जानकारी स्लम कॉन्टेस्ट हमें देने का काम करता है। ये था हमारा दूसरा टेस्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और तीसरा टेस्ट जो कि है फ्लो टेबल टेस्ट ऑफ कंक्रीट। फ्लो टेस्ट ऑफ कंक्रीट भी इसको कहा जाता है। ये वाला जो कंक्रीट है, आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये वाला जो कंक्रीट का टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। और ये वाला जो टेस्ट है इसको हम उन कंक्रीट के ऊपर परफॉर्म करते हैं जो कि हाई वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट होते हैं, जिनमें पानी की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो ये वाला जो टेस्ट है ये हाई कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये स्प्रेड ऑफ कंक्रीट को जो है मेज़र करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, इसके बारे में मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। ये जो टेस्ट होता है इसमें भी हम लोग 200 mm का एक कॉन होता है उसको फिल करते हैं। और जो 200 mm का कॉन है उसको 2 लेयर में हम लोग फिल करते हैं, 100 mm और फिर 100 mm। 100 mm का जो लेयर है उसमें 10 स्ट्रोक मार के आपको कॉम्पैक्शन करना है, फिर उसके बाद फिल करना है। फिर ऊपर वाले 100 mm के जो लेयर बचा है उसमें भी आपको बढ़िया तरीके से कंक्रीट डालना है और उसके बाद में 10 स्ट्रोक मार के कॉम्पैक्शन करना है। रेंजिंग रॉड से आप जो है ये काम कर सकते हैं, जो टैंपिंग रॉड है उससे आप लोग इसको कॉम्पैक्ट कर सकते हो। कॉम्पैक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसको निकालोगे तो ये जो पूरी की पूरी प्लेट है, इस प्लेट पर ये कंक्रीट जो है बिखर जाएगा। अब कंक्रीट के बिखरने के बाद आपको करीब 1 मिनट से भी कम समय में, इंडियन स्टैंडर्ड्स तो ये कहते हैं कि 45 सेकंड के अंदर आपको 15 बार जिस प्लेट पर ये रखे हुए हैं उसको उठा के छोड़ना है, उठा के छोड़ना है। और जो फ्री फॉल होगा वो 40-45 mm का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लेट है इसमें लॉक भी लगे रहते हैं, तो आप जैसे ही इस प्लेट को उठाएंगे तो ये इतना ही ऊपर आएगा, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ये प्लेट को जब आप उठा रहे हो फिर आप छोड़ रहे हो तो 3 सेकंड का समय लगना चाहिए और ये पूरा काम हमें 15 बार करना है। तो 15 × 3 दैट इज़ 45। और इसीलिए जो हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर ये दिया हुआ है कि 60 सेकंड के अंदर ये पूरे के पूरे प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। और जब आप कंक्रीट को ऐसे 15 बार उस प्लेट को फ्री फॉल कराओगे तो जो कंक्रीट बीच में पड़ा हुआ था वो थोड़ा सा और फैल जाएगा। बट याद रहे यहाँ पर किसी भी तरीके का सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। अगर सेग्रीगेशन हुआ तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, और अगर आपका टेस्ट फेल हुआ तो आपको फिर से उसको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सर्कल बन गया है, इस सर्कल को आप एक्स डायरेक्शन में भी मेज़र करो और वाई डायरेक्शन में भी मेज़र करो। और एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मेज़र जब आप करोगे और आप जो भी लेंथ आए है, जैसे मैं ले लेता हूँ L + W डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू के बेसिस पर आपके टेस्ट के जो है रिजल्ट आने वाले हैं। और अगर आप डिटेल में इस टेस्ट को जानना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो IS 9103/1999 को, जिसमें सारे के सारे डिटेल्स इस टेस्ट के ऊपर दिए हुए हैं। और अगर आप मेरे से चाहते हो कि फ्लो टेबल टेस्ट ऑफ कंक्रीट के ऊपर और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के ऊपर आप मेरे से वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में इतने कमेंट कर देना कि मैं मजबूर हो जाऊं वो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। बाकी अभी अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो इस PDF को डाउनलोड करके भी आप लोग डिटेल्स को जान सकते हो। ये था फ्लो टेस्ट ऑफ कंक्रीट जो कि हाई वर्केबिलिटी के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को। तो जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को, सबसे पहला है वाटर सीमेंट रेशियो। जैसा कि आप सभी को पता है वाटर सीमेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे कंक्रीट के अंदर। जितना पानी आप मिलाओगे उससे ज़्यादा कंक्रीट फ्लूइडिटी उसकी बढ़ती जाएगी लेकिन स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो अगर आपको वाटर मिलाना है वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए तो एट द सेम टाइम आपको सीमेंट भी मिलाना होगा उसके अंदर ताकि वो पेस्ट बढ़िया तरीके से बन सके। तो वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्रीगेट साइज अफेक्ट्स मिक्स फ्लूइडिटी। अब यहाँ पर एग्रीगेट का जो साइज़ है अलग से ही ये चीज़ बोली गई है कि एग्रीगेट का जो साइज़ होगा वहाँ पर क्यूबिकल या राउंडेड एग्रीगेट आपको यूज़ करना है। फ्लैकी या आपको जो एंगुलर एग्रीगेट होते हैं, जो लॉन्ग टाइप के एग्रीगेट होते हैं, वैसे एग्रीगेट आपको यूज़ नहीं करना है। उनका सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सीमेंट टाइप जो है वो फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। तो आपको याद रहे सीमेंट जो यूज़ करना है वो आप जनरली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC जो होता है उसी को यूज़ करें। और उसमें भी ये चीज़ चेक कर लें कि वो 3 महीने से ज़्यादा बैग उसका पुराना
नहीं होना चाहिए। एडमिक्सचर्स जो हम डालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स होते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। तो ये सारे जो एडमिक्सचर्स हैं ये कंक्रीट की वर्केबिलिटी को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप इनका यूज़ कर रहे हो तो आप वर्केबिलिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो आपकी नीड के हिसाब से। इसी के साथ में आप देखोगे जो मिक्सिंग टाइम होता है वो भी कंक्रीट की यूनिफॉर्मिटी, कंक्रीट की वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है। आप लोग देखते हैं हम लोग कई बार कंक्रीट के अंदर रिटार्डर डाल देते हैं ताकि वहाँ पर साइड पर वो सही तरीके से पहुँच सके और पहले ही सेट ना हो जाए ट्रांजिट मिक्सचर के अंदर। कई बार हम एक्सेलरेटर डालते हैं कि कंक्रीट जल्दी से सेट हो जाए। तो यहाँ पर ये मिक्सिंग टाइम जो है ये भी वर्केबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। टेम्परेचर अल्टर सेटिंग एंड वर्केबिलिटी, अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कंक्रीट जल्दी सेट होता है। तो हम वहाँ पर चाहते हैं ज़्यादा वर्केबिलिटी वाला कंक्रीट हो, मतलब ज़्यादा पानी उसके अंदर हम मिलाएं। कई बार हम एडमिक्सचर्स भी उसके अंदर डाल देते हैं। और अगर हम कोल्ड टेम्परेचर में काम कर रहे हैं जहाँ पर बर्फ़ वगैरह जम रही है वहाँ पर भी काफ़ी असर होता है। तो टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारी वर्केबिलिटी के ऊपर। ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स कंक्रीट मॉइस्चर कंटेंट। अब कंक्रीट के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं उन मॉइस्चर कंटेंट में अगर आप बहुत कोल्ड रीजन में काम कर रहे हो, ह्यूमिड एरिया जहाँ पर बर्फ़ जम रही है, तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग की प्रॉपर्टी होती है। ये फ्रीजिंग एंड थॉइंग की प्रॉपर्टी से होता ही है जब पानी जम जाता है तब वहाँ पर जो कंक्रीट है उसमें थोड़ा सा एक्सपांशन होता है क्योंकि बर्फ़ उसके अंदर जम रही है। और जब धूप निकलती है, धूप उस सरफेस पर पड़ती है तो थॉइंग की प्रॉपर्टी होती है, वो पानी जो है एवापोरेट हो जाता है और वहाँ पर बचती है वॉइड। तो वॉइड के कारण वहाँ पर कंक्रीट में हमारा काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। तो ये ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा हमारी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करती है। और अगर आप पोजोलाना यूज़ कर रहे हो, अगर आप पीपीसी यूज़ कर रहे हो, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, तो वहाँ पर वर्केबिलिटी डायरेक्ट अफेक्ट होती है क्योंकि कंक्रीट का सेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है हमारी पीपीसी सीमेंट। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें थी जो मैंने वर्केबिलिटी के बारे में आपसे बात की। मुझे उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। अगर सारी की सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो सामने जो लाइक का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दो यार, और सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसको भी हिट कर दो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच सके। सिविल गुरुजी का हमेशा ही कहना रहा है करना है कुछ खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में। तब तक के आप बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।